इस्लाम में दुनिया को दो हिस्सों में बांट कर देखा गया है। एक, जहां इस्लाम को मानने वालों का शासन है। दूसरा, जहां इस्लाम मानने वाले लोग रहते तो हैं, लेकिन वहां शासन किसी दूसरे धर्म के मानने वालों का है। इस्लाम में मुस्लिम शासन वाले देश को दारुल इस्लाम कहा जाता है, वहीं गैर मुस्लिम शासन वाले देश को दारुल हर्ब कहा जाता है। उनका मानना है कि भारत मुसलमानों की धरती है, इसलिए यहाँ हिंदुओं या दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जब आप छोटा परिवार सुखी परिवार के स्लोगन्स याद कर रहे थे, तब वे इसी जिहाद की तैयारी में लगे थे। उनकी एक एक औरतें मर्दों से भी अधिक कट्टर है। यहाँ उनको नए नाम वाले फेक डॉक्यूमेंट थमाए जाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़ लेते हैं, फिर दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर बसते हैं। धीरे धीरे इंक्रोचमेंट हिंदू बहुल इलाकों तक होता है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार 1997 में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए एक शपथ पत्र में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या 13 लाख बतलाई गई थी। जी हाँ, जिशान और उसके साथी रायबरेली और उसके आसपास बसने वाले हजारों संदिग्ध रोहिंग्याओं के लिए 19,000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना चुके थे। जहां भी रोहिंग्या बसे हुए हैं, उन राज्यों में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी। भारत में घुसपैठ से पहले अधिकांश रोहिंग्या मुस्लिम अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी ARSA और फलाहे इंसानियत जैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में रहे हैं। ये म्यांमार की बात कर रहा हूं। फलाहे इंसानियत हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का ही मुखौटा है, जबकि ARSA को पाकिस्तानी ISI द्वारा समर्थन प्राप्त माना जाता है। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और हमारे नए वीडियो में स्वागत है आपका। देश में दक्षिणपंथी समूहों द्वारा एक दावा किया जाता है कि मुस्लिमों का एक वर्ग गजवाए हिंद करना चाहता है। आपने पहले भी गजवाए हिंद के बारे में सुना होगा, परंतु इसे जानते या समझते नहीं हैं। तो चलिए पहले आपको गजवाए हिंद क्या है वह समझाते हैं। इस्लाम में दुनिया को दो हिस्सों में बांट कर देखा गया है। एक, जहां इस्लाम को मानने वालों का शासन है। दूसरा, जहां इस्लाम मानने वाले लोग रहते तो हैं, लेकिन वहां शासन किसी दूसरे धर्म के मानने वालों का है। इस्लाम में मुस्लिम शासन वाले देश को दारुल इस्लाम कहा जाता है, वहीं गैर मुस्लिम शासन वाले देश को दारुल हर्ब कहा जाता है। कट्टरपंथी मुस्लिम मानते हैं कि भारत में शासन करने के लिए पर्याप्त मुस्लिमों की संख्या है, इसलिए इस देश को दारुल इस्लाम होना चाहिए। ऐसी सोच रखने वालों का मानना है कि भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, पीछे नहीं हटना है। इसलिए ऐसे लोग जिहाद को सही मानते हैं। उनका मानना है कि भारत मुसलमानों की धरती है, इसलिए यहाँ हिंदुओं या दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इससे आगे बढ़कर मुस्लिमों का मानना यह भी है कि पूरी दुनिया में केवल एक ही शासन होना चाहिए, पूरी दुनिया में केवल एक ही मजहब होना चाहिए, और इसके लिए जिहाद करना पड़े तो करें। जिहाद का अर्थ है धार्मिक जंग, यानी मुस्लिमों के लिए धर्म युद्ध। गजवाए हिंद में गजवा का अर्थ इस्लाम को फैलाने के लिए किया जाने वाला युद्ध होता है। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। मोटे तौर पर गजवाए हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है। गजवाए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने से है। दुनिया के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के साथ युद्ध से है। आसान भाषा में समझें तो गजवाए हिंद का मतलब जंग में भारतीयों यानी हिंदुओं को परास्त कर इसका इस्लामीकरण करने से है। इस्लाम के कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में पहले किए गए हमलों से गजवाए हिंद पूरा हो चुका है और आज करोड़ों की संख्या में लोग मुस्लिम बन चुके हैं, जिनके पूर्वज कभी हिंदू हुआ करते थे। ऐसे में अब वे शासन करने के लायक हैं या वो तैयार हो चुके हैं। कुछ मुस्लिम विद्वानों का मत है कि ये अभी 50% ही पूरा हुआ है, यानी अभी 50% गजवाए हिंद बाकी है। अब प्रश्न है कि बाकी का 50% पूरा कैसे होगा, उसके लिए क्या किए जाएंगे। उसके लिए आवश्यकता है तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ाने की, डेमोग्राफी में बदलाव लाने की। जब आप छोटा परिवार सुखी परिवार के स्लोगन्स याद कर रहे थे, तब वे इसी जिहाद की तैयारी में लगे थे। उनकी एक एक औरतें मर्दों से भी अधिक कट्टर हैं। यह हम शाहीन बाग में देख चुके हैं, या आप अरफा को देखकर समझ सकते हैं। और भी कई हैं जो दिन भर मोदी सरकार के बहाने हिंदुओं को टारगेट कर रही होती हैं, तो उसको देख करके भी समझा जा सकता है। एक तरफ तो यह चल रहा है, परंतु ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है। इसलिए इन्होंने एक युक्ति निकाली कि देश में बाहर से मुस्लिमों को लाकर बसाया जाए। इसके लिए उनको मिले रोहिंग्या मुस्लिम, जिन्हें एक स्थान से खदेड़ा जा रहा था। इनको मिले बांग्लादेशी मुस्लिम, जो इतने गरीब हैं कि पैसों का लालच देकर, अच्छी ज़िंदगी का लालच देकर इनसे कुछ भी करवा लीजिए। उसके साथ साथ गजवाए हिंद के मिशन के नाम पर भी ये आसानी से जिहाद को तैयार हो जाते हैं। इस काम के लिए पूरा गिरोह तैयार होता है। गिरोह में शामिल अलग अलग लोगों को अलग अलग टास्क मिला हुआ है। मान लीजिए बांग्लादेश से घुसपैठियों को भारत में सेटल करना है। गिरोह के लोग बांग्लादेश में होंगे, जो बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों को भारत के बॉर्डर तक लेकर के आएंगे। यहाँ उनकी सेटिंग भारतीय अधिकारियों से या वहाँ के स्थानीय लोगों से होगी, जो रिश्वत लेकर इनको बॉर्डर पार करा लेंगे। कुछ लोग जंगल और नदी के रास्ते भी भारत में प्रवेश कर जाते हैं, ओपन बॉर्डर का फायदा उठाकर।
भारत में दाखिल होने के बाद ये लोग गिरोह के उन सदस्यों के संपर्क में आते हैं जिनका काम इनको यहाँ से नज़दीकी शहर या कस्बे तक लाना होता है। यहाँ उनको नए नाम वाले फेक डॉक्यूमेंट थमाए जाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़ लेते हैं, फिर दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर बसते हैं। धीरे धीरे इंक्रोचमेंट हिंदू बहुल इलाकों तक होता है। यहाँ से जम्मू जाते हैं। याद करिए, जम्मू जाते हैं, कश्मीर नहीं। वहाँ 99% मुस्लिम हैं, इसलिए कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये लोग जम्मू के मुस्लिम बहुल इलाकों में बसाए जाते हैं और संख्या बढ़ाने का काम करते हैं। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में इनको बसाया जाता है। उन आबादी को टारगेट किया जाता है जिनके बगल में बड़ी आबादी हिंदुओं की है, थोड़े बहुत मुस्लिम है, और उसी इलाके में इनको बसाया जाता है। बसने के बाद इनके फेक डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल बनाया जाता है, यानी धीरे धीरे यह काम गिरोह का टेक्निकल डिपार्टमेंट करता है। अब ये भारत के नागरिक बन जाते हैं जो वोटिंग प्रक्रिया में भी हिस्सा लेते हैं। धीरे धीरे डेमोग्राफी में बदलाव आने लगता है। इस बदलती डेमोग्राफी का असर सामाजिक और राजनीतिक दोनों होता है। घुसपैठियों को पता है कौन से लोग हैं जिनके सरकार में आने के बाद उनकी धड़पकड़ नहीं होगी या तेज नहीं होगी, अतः वे उनके लॉयल वोटर बन जाते हैं। दूसरे राजनीतिक पार्टियों को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि उनको चुनाव जीतना होता है, इसलिए वे पहले तो इस पर चुप्पी साधे रहते हैं। भाजपा द्वारा हो हल्ला मचाने के बाद या हिंदूवादी संगठनों द्वारा हो हल्ला मचाने के बाद ये भाजपा वालों पर ही आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार तो थी 10 वर्षों से, आपने अवैध घुसपैठियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया। बीजेपी वाले कहते हैं एक्शन लिया तभी तो पता चला कि कहाँ कितने अवैध घुसपैठिए छिपे हैं और बसाए जा रहे हैं। जिस गिरोह की मैं बात कर रहा था, वैसे ही एक गिरोह के 11 लोगों को दिल्ली पुलिस की टीम ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया। गिरोह के संचालन को लेकर जो जानकारी मैंने आपको दी वो दरअसल दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई थी। अवैध घुसपैठिए भारत में आकर कई तरह के आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि 4 लोगों को एक हत्या के केस में पकड़ा गया था, जिनसे पूछताछ में अवैध घुसपैठियों को बसाने वाले इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ। साउथ डिस्ट्रिक्ट ने जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाई थी। उसमें 4 सस्पेक्ट लोग हमारे एक मर्डर केस में वांटेड थे, उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई तो मालूम चला ये लोग बांग्लादेश से आए थे। ये लोग लास्ट ईयर बांग्लादेश में फर्जी आईडी लेके घुस जाते हैं, इंडिया में एंटर करें, और वहां से एक सेंटू शेख का नाम आदमी था जो वहाँ डिसीज था। उसने इनको बुलाया था यहाँ पे आके साहिल, पूनम कंप्यूटर सेंटर है रोहिणी एरिया में, उसके साहिल एक नाम के बंदे से कॉन्टैक्ट कराया। उसने इनको मिलकर फर्जी इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया और साथ ही साथ उससे आधार कार्ड में चेंज कराया। और फिर अरेस्ट करके टोटल साउथ दिल्ली ने लगभग 5 बांग्लादेशी, जिसमें 2 मेल 3 फीमेल और 6 अन्य लोग हैं जिन्होंने उनकी मदद करी थी। यह तो वो गिरोह है जो पकड़ा गया। ऐसे अनेक गिरोह हैं जो कुशलता से कार्य कर रहे हैं। अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसाने में स्थानीय मौलवी मौलाना भी मदद करते हैं। हरियाणा के नूह में तो रोहिंग्या मुस्लिम मदरसे तक चला रहे हैं। बिना लोकल सपोर्ट के यह संभव नहीं है। इनकी संख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि अब इस मुद्दे को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मित्रों, आपको क्या लगता है अकेले दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या कितनी होगी? दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार 1997 में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए एक शपथ पत्र में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या 13 लाख बतलाई गई थी। जी हाँ, 13 लाख अवैध बांग्लादेशी। उस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस समय दिल्ली में 25 से 30 लाख अवैध बांग्लादेशी होंगे, जिसमें 50,000 के करीब रोहिंग्या भी शामिल कर लीजिए। संख्या कम या बेसी हो सकती है, यह अनुमानित है। यह केवल दिल्ली की बात है। ये लोग महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम समेत नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में बसे हुए हैं। बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को मिला दें तो ये संख्या करोड़ तक भी पहुंच सकती है। दोस्तों, यदि पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान को ही देखें तो वहां अल्पसंख्यक, विशेषकर हिंदू, अब विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो कि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हुआ करते थे। वहीं भारत में बहुसंख्यक आबादी ही कम हो रही है। पश्चिम बंगाल की स्थिति और ख़राब इसलिए है कि वहाँ रोहिंग्याओं की संख्या का कोई हिसाब ही नहीं है और टीएमसी सरकार की मदद से उन्हें आसानी से स्थानीय आबादी में शामिल कर लिया जाता है। और केवल टीएमसी ही क्यों, झारखंड में भी यही हाल है और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी रोहिंग्याओं को लेकर उदारता दिखाती रही हैं। 29 जुलाई 2024 को ही रोहिंग्याओं को बसाने को लेकर एक खतरनाक खुलासा हुआ। यूपी एटीएस ने रायबरेली में एक ई सेवा केंद्र चलाने वाले जिशान अहमद को उसके सहयोगियों सुहैल, रियाज खान और विजय यादव के साथ गिरफ्तार किया। जिशान और उसके साथी रायबरेली और उसके आसपास बसने वाले हजारों संदिग्ध रोहिंग्याओं के लिए 19,000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना चुके थे। स्थानीय लोगों के अनुसार इन दोनों ने अब तक 60 से 70 हजार फर्जी प्रमाण पत्र बनाए हैं। मित्रों, खेल कितना खतरनाक है उसे ऐसे समझिए कि रायबरेली के पलाही गांव की कुल जनसंख्या 4500 है, जहां केवल एक मुस्लिम परिवार रहता है, परंतु गांव के पते पर 819 मुस्लिमों के जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए हैं।
आरोपितों से पूछताछ के दौरान एटीएस को एक बड़े नेटवर्क की जानकारी मिली। यह नेटवर्क बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुस्लिमों को जगह जगह बसाने में लगा हुआ है। कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, लखनऊ में भी इस तरह के खेल चल रहे हैं। यूपी एटीएस की जांच में अभी तक पता चला है कि पकड़ा गया सीएससी संचालक जीशान केवल एक मोहरा है। इस पूरे खेल का असली सूत्रधार तो कोई और है। सूत्रधार के इशारे पर ही यह सारा खेल हो रहा है। दोस्तों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि कांग्रेस या सपा के लोग इसमें शामिल हों, क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिमों के वोटों का लालच उन्हें ही है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि छोटी छोटी बातों पर हंगामा करने वाले, पीएम मोदी को गाली देने वाले इतने बड़े मामले पर चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं। मित्रों, रोहिंग्या मुस्लिमों की बढ़ती संख्या आम लोगों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जिसका उपचार समय पर नहीं किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जहां भी रोहिंग्या बसे हुए हैं, उन राज्यों में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं। गरीबी और बेरोजगारी के कारण ये लोग अक्सर स्थानीय मुस्लिम अपराधियों के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। जनवरी 2024 में हरियाणा के नूंह से 3 रोहिंग्याओं को 2 लड़कियों की तस्करी और रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कई राज्यों में रोहिंग्या आबादी चोरी और हिंसा जैसे छोटे छोटे अपराधों के साथ साथ बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में भी शामिल हो रही हैं। रोहिंग्या मुस्लिमों को आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े होने के लिए भी जाना जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते रहते हैं। क्योंकि भारत में घुसपैठ से पहले अधिकांश रोहिंग्या मुस्लिम अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी ARSA और फलाहे इंसानियत जैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में रहे हैं। ये म्यांमार की बात कर रहा हूं। फलाहे इंसानियत हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का ही मुखौटा है, जबकि ARSA को पाकिस्तानी ISI द्वारा समर्थन प्राप्त माना जाता है। फलाहे इंसानियत जो लश्कर तैयबा का ही संगठन है, इसके लोग 2004 की सुनामी का फायदा उठाकर रोहिंग्या आबादी में घुसपैठ कर गए। बाद में बड़ी संख्या में रोहिंग्या आबादी के बांग्लादेश और भारत में प्रवास के साथ वे इन देशों में भी प्रवेश कर गए। इस तरह रोहिंग्याओं के रूप में भारत में लश्कर तैयबा के स्लीपर सेल्स दाखिल हो चुके हैं, जो देश में आतंकी हमलों के लिए लश्कर तैयबा और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों को सहायता प्रदान करते हैं। सितंबर 2017 में दिल्ली पुलिस ने अल कायदा के आतंकवादी रहमान को गिरफ्तार किया था। रहमान भारत में रह रहे रोहिंग्या युवाओं की भर्ती आतंकी संगठन में करने के मिशन पर था। इस तरह हम पाते हैं कि भारत में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को योजनाबद्ध तरीके से बसाया जा रहा है। उनका मकसद गजवाए हिंद है, अर्थात गजवाए हिंद शुरू होगा नहीं, शुरू हो चुका है। भारत सरकार को शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करना होगा। हर बीतता दिन खतरे को नजदीक बुलाता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए। धन्यवाद।